हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों 11th क्लास में अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट करे थे वो पीरियोडिक टेबल में अपन ने कुछ चीज़ें बताई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आईयूपीएसी कैसे नाम अपन दे सकते हैं। इसके बाद अपन ने पीरियोडिसिटी वर्ड बताया था कि जैसे जैसे एलिमेंट के नंबर बढ़ते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे इनके प्रॉपर्टीज़ में भी क्या आती रहती है, चेंजेज आते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी के अंदर ही कुछ टॉपिक आते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टॉपिक अपन को क्लियर करने हैं पीरियोडिसिटी के अंदर ही। और पीरियोडिसिटी में ही फर्स्ट टॉपिक अपन करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस का मतलब यही है कि जैसे मान लो ये एक बॉल है, बॉल का मतलब एटम मान लिया, एटम के बीचों बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। एटॉमिक रेडियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, ये देखो, ये अपन ने ले लिया और यहाँ इसका एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के वैलेंस सेल्स, ये वैलेंस सेल है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो अपन क्या बोलते हैं, रेडियस आर। और ये रेडियस को ही क्या बोलते हैं अपन, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेव नेचर होता है। वेव नेचर का मतलब वो बाहर वाले सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम स्पायरिकल या अपन कहते हैं राउंड शेप में नहीं घूमते हैं, वो थोड़ा सा वाइब्रेट होते रहते हैं। इसके कारण अपन कहते हैं इसको वेल डिफाइंड नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी रेडियस का मतलब यही होता है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल तक के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये रेडियस जो है अपन किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, पिकोमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ की यूनिट बहुत सारी है अपने पास। तो इस वेवलेंथ को अपन, ये रेडियस को अपन समझना चाह रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है, जनरली जो एटम्स जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता। जैसे मेरे को मिला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा H2 के फॉर्म में। तो अपन डिफरेंट टाइप के रेडियस के लिए बात करेंगे। जैसे किसकी बात करेंगे, H2, Cl2 या Br2। इनकी रेडियस क्या होती है ये अपन कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं इनकी रेडियस और इनकी रेडियस को क्या बोलते हैं। लेकिन अपन एक सिंपल डेफिनेशंस अगर इसकी बनानी है तो इसकी डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and valence cell is known as atomic radius। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल तक के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और अब जब अपन कहते हैं एटॉमिक रेडियस को वेल डिफाइंड क्यों नहीं माना है, क्योंकि वेव मैकेनिक्स के थ्रू यहाँ बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते ये इसमें रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं बनता है इसका। इसलिए अपन कहते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। इस पाथ पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं, एक फिक्स पाथ फिक्स नहीं है इसका। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस को अपन एज्यूम करते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस।
अब एटॉमिक रेडियस के अंदर ही टॉपिक जो आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक आएंगे अपने पास? एटॉमिक रेडियस के अंदर ही आएंगे कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस एंड वांडरवॉल रेडियस। ये 3-4 रेडियस जो है वो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के अंदर 3 टॉपिक अपन करेंगे। वो कौन से करेंगे? कोवलेंट, मेटेलिक एंड वांडरवॉल रेडियस। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। नेक्स्ट पेज पे आके इसको लिखते हैं। बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। फर्स्ट, कोवलेंट रेडियस इन होमोन्यूक्लियर एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, होमोन्यूक्लियर का मतलब कौन से हो गए? H2, N2, Cl2, Br2। जितने भी 2 वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, बॉन्डेड हैं, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियस। जैसे ये है मॉलिक्यूल बना हुआ, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस की आधी डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसी को आप क्या लोगे? आर सी। आर सी का मतलब क्या हो गया? कोवलेंट रेडियस। तो अपन इसकी डेफिनेशंस में ये लिख सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाफ लिखते हैं वर्ड पहले, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस between two bonded atom in a molecule is known as कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये पॉसिबल है। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अपन कहते हैं दूसरे HCl ले लो, या अपन कहते हैं HBr ले लो, इनमें एग्जैक्ट अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के साइज में भी डिफरेंस होते हैं। दोनों सेम एटम्स होने चाहिए, और सेम एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस के अंदर ही अपन आगे बात करते हैं। कोवलेंट के बाद में सेकंड पार्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस कैसे निकालते हैं? देखो, 2 मेटल्स लेते हैं, ये अलग अलग हो गया सब थोड़ा। सही से शेप नहीं बन रहा है। चलो दिखाते हैं इसको।
वापस एक इरेज करते हैं। तो ये जो मान लो मेटल एटम है और इसके बाद में यहाँ पे भी क्या आएगा, एक और मेटल एटम है, फिर आगे भी एक मेटल एटम है और इसके ऊपर भी मेटल एटम है, इसके यहाँ पे भी मेटल एटम है। कुल मिला के ये मान लो सारे कॉपर के मेटल हैं, कॉपर, कॉपर और कॉपर, ये मेटल एटम है। अब मेटल एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अब यहाँ अपन बात करें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो किन की है, कॉपर का है मान लो। तो कॉपर का कैसे निकालेंगे, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इनके इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को ही अपन कौन सा रेडियस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर एम, एम का मतलब क्या हो गया, मेटेलिक रेडियस। तो इन मेटल क्रिस्टल लैटिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयन या मेटल एटम इज नॉन एज मेटेलिक रेडियस। तो इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं अपन। इन मेटल क्रिस्टल लैटिस half of inter nucleus distance between two nearest metal atom, two nearest metal atom, metal atom। तो दो नियरेस्ट मेटल एटम के हाफ न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक रेडियस जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है किससे, कोवलेंट रेडियस से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अपन बात करेंगे आगे, एक और रेडियस है जिसका नाम है वॉन्डरवॉल रेडियस। तो वॉन्डरवॉल रेडियस की बात करते हैं। वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस जो है दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे जो इनर्ट गैस के एटम्स हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस। जैसे मेरे पास ये नियॉन का मॉलिक्यूल है, नियॉन, और ये भी एक नियॉन का मॉलिक्यूल है या एटम है, एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है नियॉन, वैसे मॉलिक्यूल बनाता भी नहीं है। तो एटॉमिक फॉर्म में नियॉन अवेलेबल है और ये नियॉन के न्यूक्लियस है। और ये ना एकदम चिपके हुए नहीं रहेंगे, पास पास में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्डेड नहीं होते हैं, ना इनमें कोई फोर्स वगैरह लगता है। तो अपन कहते हैं इसमें वीक वांडरवॉल फोर्स लग सकता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, और इसको नाम देंगे आर वी। वी का मतलब क्या हो गया, वांडरवॉल रेडियस। तो इसमें अपन यही लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू inert gas atoms, two nearest inert gas atom molecule atom is known as van der Waal radius। ये थर्ड टाइप की रेडियस है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, इन inert gas और in molecules the distance between the distance, the half distance लिखना है, the half distance
आधी डिस्टेंस है, रेडियस में आधी हो जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो ये पूरी हो जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम और मॉलिक्यूल इज नॉन एज वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस है, अगर आपको इन तीनों में कंपेयर करना, देखो ये वंडरवॉल रेडियस जो है दो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल में हो सकता है या एटम में हो सकता है, या दो ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉन्डेड नहीं है, जो आपस में बॉन्डेड नहीं है, उनके बीच की डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस। अगर आपको तीनों को कंपेयर करना है, वंडरवॉल रेडियस या मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस, तो ये आर वी का मतलब वंडरवॉल, आर एम का मतलब मेटेलिक और आर सी का मतलब कोवलेंट। तो तीनों में से बड़ा कौन होगा, वंडरवॉल, फिर मेटेलिक और फिर कौन सा आएगा, कोवलेंट रेडियस का नंबर आएगा। तो ये तीन टाइप की रेडियस बताई मैंने, वंडरवॉल, कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस। इसके बाद में एक और रेडियस अपन बताएंगे, वो है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। आयोनिक रेडियस, अब आयोनिक रेडियस क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं। आयंस वो होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, आयन कब बनता है, पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अपन को, आयंस का मतलब क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रल मेटल या न्यूट्रल एटम जो है, ये न्यूट्रल एटम है, या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किस में चेंज हो जाता है, कैटायन में, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये एनायन में। एटॉमिक रेडियस का बी पार्ट है आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में वो तीनों आ जाएगी, लेकिन ये किस में आएगा आपके, आयोनिक रेडियस थोड़ा सा अलग है, एटम से अलग बनता है ये आयंस, इसलिए अपन ने अलग हेडिंग लगाई है आयोनिक रेडियस। तो एटम जो है इसके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में चेंज हो जाता है, कैटायन में, और यही अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में चेंज हो जाता है, एनायन में। तो ये कैटायन और एनायन में चेंज होना, इसको मतलब ये होता है कि कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे, और एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करे। कैटायन और एनायन में बनने के बाद में जब अपन इनकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। तो आयंस वर्ड का मतलब या तो कैटायन में कन्वर्ट हो या एनायन में कन्वर्ट हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। अब कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब बनता है, और एनायन क्या करेगा, गेन करेगा तब बनता है। ये चीज़ आपको बता दी मैंने, कैटायन एनायन क्या होता है। अब इनका रेडियस कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनका बताते हैं, रेडियस में क्या फ़र्क आता है। तो कैटायन या एनायन की जो रेडियस है इन द आयन, द डिस्टेंस between valence cell and nucleus is known as ionic radius. तो ये आयोनिक रेडियस का मतलब क्या हो गया कि अपने कैटायन और एनायन जो होते हैं उनके लिए अपन आयोनिक रेडियस कैलकुलेट करना है। और आयोनिक रेडियस को कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, कैटायन का रेडियस छोटा होगा या बड़ा होगा, तो अपन कहते हैं कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। कैटायन का साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसका रीज़न देखते हैं अपन।
जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम से कैसे कैटायन बनता है, सोडियम का वैलेंस शेल क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। अब अपन ने कहा कि ये कैटायन कब बनेगा, जब इसमें से माइनस क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और इलेक्ट्रॉन लूज होते ही कैसा साइज बन जाएगा इसका, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। थर्ड सेल तो गायब, क्योंकि है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अपन कहते हैं यहाँ पे जो कैटायन बनता है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब Na+, और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा, 2 और 8। तो कैटायन का साइज क्या हुआ, स्मॉलर, क्योंकि न्यूक्लियस में पावर तो वो की वो है, लेकिन वैलेंस सेल एक डिसअपीयर हो गया। अगर वैलेंस सेल गायब हो जाता है तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को और पास में खींचेगा, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन ए न्यूट्रल एटम इन द कैटायन। कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है न्यूट्रल एटम से भी, तो इसलिए कैटायन का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अपन ने कहा एक सेल डिसअपीयर भी हो जाती है, सेल्स आर डिसअपीयर इन द कैटायन। तो कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। अब एनायन की बात बताते हैं आपको। एनायन में क्या होता है, ये देखो न्यूट्रल Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 2, 8 और 7, ये Cl का कॉन्फ़िगरेशन। और Cl में क्या होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अपन कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन को अगर अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब गेन किया तो साइज क्या हो जाएगा, देखो, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस में पावर तो वो का हुआ है, लेकिन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है, तो साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कैटायन और एनायन का अगर साइज का रेशियो देखें तो आपको अगर पूछे क्वेश्चन तो Cl- इज ग्रेटर देन Cl, लेकिन Na+ इज स्मॉलर देन Na। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कैसा आपको ये भी पूछ सकता है Sn+2 और Sn+4, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा, तो आपको लिखना है Sn+2। जितना कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कैटायन पे पॉजिटिव जितना आता है, जैसे Fe+2 भी होता है, +3 भी होता है, लेकिन +3 का साइज स्मॉल होता है, +2 का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब इसको अपन एक क्वेश्चंस देके करवाते हैं। एक सीरीज वर्ड बताते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वो सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसमें एग्जांपल दूंगा मैं, देखो Na+ और F-, नियॉन, Mg+2, O-2 और Al+3। पहले मैं इनके सबके एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है, ये 11 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये आता है 10 पे, ये 12 पे, और ये आ जाता है 8 पे, और ये आता है 13 पे। तो ये मैंने नंबर लिख दिए। उसके बाद में मैं बताता हूँ इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, और अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी बताते हैं। Na+ का मतलब 11 में से एक गायब, प्लस आते ही एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो 10 इलेक्ट्रॉन। F9 में से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10, नियॉन में 10 होते ही जाएँ।
Mg+2 में 12 थे लेकिन 2 निकल गए, तो 10 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, और ये भी 10। इसका मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने वाले प्रोटॉन का डिवाइड करते हैं। प्रोटॉन्स इसमें कितना है 11, इसमें कितना है 9, और इसमें 10, इसमें 12, और इसमें 8, और इसमें 13, या इसमें सब में 10 का डिवाइड करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब प्रोटॉन्स का पावर किसके पास ज़्यादा है, देखते हैं अपन। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है लेकिन प्रोटॉन किस में ज़्यादा है, 13 प्रोटॉन। 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो साइज को क्या करेंगे, डिक्रीज। तो इसमें अगर आपको साइज का ऑर्डर पूछे तो सबसे छोटा साइज किसका आएगा, Al+3 सबसे छोटा। अब उसके बाद में अपन आते हैं 12 नंबर पे, क्योंकि इसके बाद 12 प्रोटॉन है, और 12 प्रोटॉन भी क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा होगा। तो इसके बाद बात करेंगे अपन Mg+2 की, फिर उससे ज़्यादा साइज हो जाएगा Na+ की, फिर नियॉन की, और फिर F- की, फिर O-2, क्योंकि O-2 के पास 8 ही प्रोटॉन है। अब 8 प्रोटॉन का पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि 13 प्रोटॉन्स का पावर ज़्यादा होता है। ये इतना ज़्यादा इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज माइनस वाले का क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूँ भी अपन कहते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये साइज का ऑर्डर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में। कैसे अपन साइज के बेस पे एटम और आयंस को अरेंज कर सकते हैं। तो ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, द सीरीज विच हैव the series in which same number of electrons are present, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो ये आज के टॉपिक में अपन ने जो चीज़ क्लियर करवाई है, एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है, इसके अलावा अपन ने ये भी बताया कि इसमें वैन डर वाल कोवेलेंट और आयोनिक रेडियस क्या होती है, रेडियस में कंपैरिजन करवाया और कैसे अपन किसी का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, अरेंज दीज एटम्स और आयन विथ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक साइज। तो आपको ये एटॉमिक साइज के बेस पे अरेंज करना है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। देखते रहिए और रेगुलर इनको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।